वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल साइंस क्लियर क्लासेस पर आपका स्वागत है सबका। और आज हम चैप्टर 6 की लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से पहले हमने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसकी एनाटमी और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ ली थी। तो फ्रेंड्स, हम इस जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आपका जो आज का लेक्चर है हमारा वो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर है, और उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से कि किस तरीके से रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा काम करता है। आप बहुत छोटी सी बात समझिए, हम देखते हैं कि हमारा जो मुंह होता है दिन में कई बार खुल सा जाता है, एकदम अनायास ही खुल जाता है। दैट इज़ द वर्क ऑफ द CO2। वहाँ पे CO2 मुंह से निकलती है और मुंह हमारा खुल जाता है। तो जो हवा एंटर करती है दैट इज़ ऑक्सीजन, और जो बाहर आती है बच्चों वो है CO2। तो जो O2 एंटर कर रही है और जो CO2 बाहर आती है, इसका जो प्रोसेस है, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस है, उसका ही नाम रेस्पिरेशन है। और रेस्पिरेशन को हम और अच्छे से समझेंगे आगे चल के, ठीक है। उससे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके और वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको डाइजेशन, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और इस नए लेक्चर में जो हमने वीडियो बनाई है उसमें लाइफ प्रोसेस का जो है चैप्टर 6 का 10 क्लास का जो चैप्टर है, क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस का जो टॉपिक है रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हम यहाँ बात करेंगे। दोनों बात करेंगे, हम एनाटमी की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर जो है आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के फिजियोलॉजी की भी बात करेंगे। तो एनाटमी और रेस्पिरेटरी दोनों पढ़ेंगे। तो हमारी जो पूरे चैनल पे कंटेंट है वो आपको यूनिक मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट में आपको समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी पिछले वीडियो की तरह आपको पसंद आएगी और पुरानी वीडियोस पर आपको बहुत सारा प्यार मिला, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा प्यार मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल पर जितना भी कंटेंट है वो सब आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी में मदद करेगा। तो आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट है कि जो पुराने लोग हैं हमारे, जो जुड़े हुए हैं, जिन हमारे साथ इतने समय तक रहे हैं, वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। और इसके अलावा जो नए व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उन्हें वो आसानी से मिल जाएँ, और नई वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो भी उन्हें मिलते रहें, और उनकी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरीके से होती रहे। तो लेट्स प्ले विद द साइंस ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्टार्ट करते साइंस क्लियर क्लासेस पर आज की ये वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम विद एनाटॉमी, ठीक है। इस एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा जो सिस्टम है वो बना हुआ है, और किस तरीके से हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम हवा को एंटर कराते हैं। इसे हम एक 3D वीडियो से समझेंगे, और ये 3D वीडियो आपको सिखाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हम उसे अच्छी तरीके से जो है हवा को ले जाते हैं। हवा को ले जाने के बाद बगल कैविटी के बाद ये पूरा जो आपका लैरिक्स है, फिर फेरिक्स के बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एलोविली और एलोवेरस सैक में किस तरीके से जाता है। तो हम इस वीडियो से समझेंगे। जो वीडियो आपको दिखाई गई है ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर करा देगी किस तरीके से होता है। बच्चों, ये हमारे पास एक रेस्पिरेशन सिस्टम है, आप देख रहे हैं। यहाँ से जो है हवा हमारी क्या होती है, एंटर हो रही है नाक से, ठीक है, धीरे धीरे। देखिए इसको हम फिगर से ही बताएंगे। ये बकल कैविटी में आती है इस तरीके से, और बकल कैविटी से होती हुई आपकी कहाँ जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया से सीधे देखिए कहाँ जाती है, लंग्स के अंदर। यहाँ लंग्स के बाद हम इसे भेज देंगे एलोवेलर सैक में। देखिए लंग्स में एलोविली, और एलोविली के अंदर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो इस तरह की बॉल्स बनी रहती हैं। ये बॉल क्या होती है, एलोवेलर सैक का काम करती है। दोबारा से देखिए इस फिगर को, ये जो है एयर एंटर करती है यहाँ से, ये गई एयर एंटर करती हुई, ठीक है। ये एयर जा रही है एंटर करके, और इसके बाद ये एयर जो है कहाँ जाती है, ये एयर जाती है आपकी इसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर, ठीक है। ट्रैकिया के बाद ये जाती है आपकी जो है लंग्स पे, और लंग्स के बाद सीधे एलोविली को या एलोवेलर सैक को, ठीक है। यहाँ से जो है एक्सचेंज होता रहता है। ये लंग्स की एक 3D इमेज है, देखिएगा। ये भी एक 3D इमेज है, और ये दिखाएगी किस तरीके से हमारे लंग्स यहाँ पर काम करते हैं, और इसके किस तरह से बीचों बीच हमारे लंग्स रहते हैं। ये भी इमेज आपको बिल्कुल शो कराएगी अच्छे से। इस तरीके से हमने इसको दिखाया है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएँ, ठीक है। अभी हम एनाटमी में समझेंगे। देखिए ये हमारे पास लंग्स दिखाई दे रहे हैं आपको,
तो ये हमारे लंग्स हैं, आप देख रहे हैं हमने इसको राउंड करके दिखाया है, ग्रीन लाइन के अंदर इसको राउंड कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि लंग्स जो है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको? इसको कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये जो होता है फ्रिक्शन से बचाती है, जो पसलियों के बीच में और जो लंग्स के बीच में फ्रिक्शन होता है उससे लंग्स को बचाती है, इससे लंग्स को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो इमेज है ये दिखाती है किस तरीके से यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन काम करती है और किस तरीके से हमारे यहाँ पे लंग्स रहते हैं। आगे एक और फिगर से हम समझेंगे। देखिए ये फिगर भी हमने दिखाई है और ये फिगर दिखाती है किस तरीके से लंग्स जो है बीचों बीच रहते हैं। और लंग्स जो है एक तरीके से स्पंजी टाइप रहते हैं, उनके अंदर स्पंजेस होते हैं और ये स्पंजी लंग जो होते हैं काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसको बॉडी के अंदर जो है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरीके से बीचों बीच इसमें दिल रहता है और यहाँ पर जो है बिल्कुल ये बिल्कुल बीचों बीच रहते हैं डायाफ्राम के जस्ट ऊपर। डायाफ्राम इसके नीचे होता है। डायाफ्राम जो है आपकी वो हड्डी है जो मेहराब जैसी बनी होती है स्ट्रक्चर में। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो ग्रीन रेड से दिखाया है इस तरीके से यहाँ पर डायाफ्राम होता है और डायाफ्राम जो होता है हमें सांस लेने में मदद करता है, हवा को अंदर एंटर कराने में और हवा को बाहर यहाँ से निकालने में। ठीक है, तो इस तरीके से जो डायाफ्राम है इसका जो मेन वर्क है वो इसका वर्क है कि ये जो है हमें हवा को अंदर ले जाने में मदद करता है। एक और हम इमेज से इसकी एनाटॉमी समझते थे कि ये इमेज दिखाई हमने, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, ये एलिफ्यूरेटरी डक्ट है टर्ब्यूनेट से ऊपर, इसको आप मत समझिए। नोज़ है उसके नीचे, जस्ट नीचे एपिग्लॉटिस है, फिर ट्रैकिया है, फिर ब्रोंकस है। इसके बाद जो है आपको ये नीचे ब्रोंकस दिखाई दे रहा है और इस तरीके से जो है इन सब से होती हुई सांस जो है नीचे तक आती है, हवा नीचे तक आती है और आगे जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो नोज़ का रोल है और जो मुंह का रोल है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद आपका जो हैगा लैरिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है, इसे आप बकल कैविटी कहते हैं और बगल कैविटी की जिसके नीचे वो होता है। और उसके बाद जो है उसके बाद इसका जो रोल है वो लैरिक्स का है और उसके बाद जो इसमें बड़ा रोल है वो फेरिक्स का है। किसका है बच्चों? फेरिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से एक सिस्टम बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है हमारा पूरी तरीके से वर्क करता है। एक और इमेज से हम इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होता है आपको दिखा रहे हैं। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है बच्चों, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। फ़र्क क्या होता है एरोबिक में और एनारोबिक में? एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक जो होता है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है लेकिन इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जितनी ऑक्सीजन एरोबिक के दौरान होती है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया और ये हो गया आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस इमेज से नसल कैविटी, नॉस्ट्रिल वगैरह, ओरल कैविटी दिखाई है, लारिंक्स दिखाई है, डायफ्राम दिखाया है। देखिए और ठीक है, हम थोड़ा नोट से समझेंगे। एक दिखाती है आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहता है कि जो ये टेक प्लेस होगा वो होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आपको लिखा दिख रहा है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा? जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। बेटा एक बात दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से एब्सेंस रहती है, यानी कुछ ना कुछ पार्ट उसका वहाँ पे होता है। अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है CO2 होता है और वाटर होता है। और अगर हम इसके एंड प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ इथेनॉल मिलेगा जो शराब कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या मिलेगा याद रखिएगा, यहाँ मिलेगा CO2 ठीक है, और वाटर मिलेगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा आपका इधर जो प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज्ड होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो होती है लेस एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, इसके बाद जो है एरोबिक जो है साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। ये क्या होता है? केवल साइटोप्लाज्म में ही हो सकता है। इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है ग्लूकोज का, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ये सारे ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में भाग लेता है। ये केवल बैक्टीरिया, ईस्ट और कुछ टिश्यू में ही लेता है हायर ऑर्गेनिज्म की। जब उनको विगोरस एक्सरसाइज ये दूसरी चीज़ें वो करते हैं तब डिमांड ऑफ ऑक्सीजन की जो होती है मोर देन हो जाती है उस वर्क में, तो इसलिए जो होती है मसल सेल रेस्पायर करती है एनारोबिकली। ठीक है, ये इक्वेशन इसकी दिखी हुई है, आप देखिएगा। ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है और पायरुवेट जो है CO2 + H2O + एनर्जी में बदल जाता है। और इस तरीके से ये है ये आपका होता है ग्लूकोज पायरुवेट से इथेनॉल से H2O और H2O से एनर्जी। तो हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे इसको।
कुछ कॉमन फीचर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। सबसे पहला फीचर है लार्ज सरफेस एरिया होगा जिससे कि ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाए। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से माइक्रोवेल डाइजेशन के एरिया को बढ़ाती हैं, उसी तरीके से जो ये सरफेस एरिया वाले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं ये आपकी जो है किसको बढ़ा देते हैं, ये आपकी रेट को बढ़ा देते हैं डिफ्यूजन की। इसके अलावा थिन पेरिमेबल वाल होती हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज धीरे धीरे आसानी से हो जाए, और एक्सटेंसिव ब्लड की सप्लाई रहती है जिससे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है सप्लाइड करते रहते हैं ब्लड वेसल को। अगर हम ग्रेसियस एक्सचेंज प्लांट की बात करें तो उनमें जो है डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर कंसंट्रेशन से किसकी तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को जाना। किसकी तरफ को जाना? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन पे और रिक्रूटमेंट ऑफ द। देखिए अगर हम देखें तो हमारे जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एलोवेली होते हैं। और एलोवेली के आगे भी एक चीज़ होती है एलोवेलर सैक, जहाँ से वो जो है उनके अंदर जो है ट्रांसफ़र होता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाती है और CO2 जो है बाहर निकल जाती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन को 2 पार्ट में बांट लीजिए कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में ऑक्सीजन का अंदर ले जाना, एक्सहेलेशन में ऑक्सीजन का बाहर ले जाना। इसके अलावा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं थ्रॉट में, जो ये इंश्योर कराते हैं कि ट्रैकिया में जो है जब एयर का पासेज हो ना हो, जब क्या होता है डू नॉट कोलैप्स, अगर एक दूसरे में हवा नहीं हो तो उसकी जो गला है हमारा वो जो सिकुड़ता नहीं है, ताकि रिंग ऑफ कार्टिलेज को सिकुड़ने नहीं देते। तो इस तरीके से ये थोरैकिक कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं। स्पंजी होते हैं लंग्स हमारे, और कैसे होते हैं? इलास्टिक बैग जैसे होते हैं। इसके अलावा ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एलोवेली इनके अंदर होते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन को के 2 फेज मान लें तो इसका एक एक्सटर्नल फेज है जिसमें ब्रीथिंग करते हैं, जो मैकेनिकल प्रोसेस है, और एक इंटरनल होता है जिसमें आप सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। अगर आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें, जैसा मैंने अभी बताया, ये 2 प्रोसेस में होगी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? हवा का एंटर करना, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या है? हवा का बाहर आना। ठीक है। अगर हम बात करें छोटे जानवरों की तो उनमें यूनिवर्सल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें डिफ्यूजन से होता है। और जो बड़े साइज़ के होते हैं उनमें डिफ्यूजन एनफ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट वहाँ मौजूद होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट अगर देखा जाए तो बॉडी में क्या है, ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन होता है। आपको पढ़ाया था हमने कि हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन के ब्लड में होता है, और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके एफिनेट करके जो हैगा पकड़ के जो है ले जाता है सारे ऑर्गन्स को, और वहाँ पे जाके जो है रेस्पिरेट कराता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में पिगमेंट पाए जाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो होती है वो भी जो है उसमें रहती है CO2 के साथ साथ, और गेट्स जो है यहाँ पे जो है डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट होती रहती हैं। यहाँ पर एक बात और समझने की है, जो CO2 ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के ज़रिए लगभग आपका 75% जो होती है, कितने परसेंट, 75% सॉरी, CO2 जो होती है वो RBC के जरूर होती है ट्रांसफ़र, और जो लगभग 95% है O2 ये भी RBC या हीमोग्लोबिन के ज़रिए एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होती है। ये फिगर है, इसको और देख लीजिए थोड़ा अच्छे से। ऊपर नेसल कैविटी दिखाई है हमने, और इसके नीचे ओरल कैविटी है, फिर लैरिक्स दिखाई है हमने, और उसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो ट्रैकिया दिखाई दे रही होगी आपको, फिर लंग्स दिखाई दे रहे हैं। लंग्स जो है कवरिंग में रखे हुए हैं पसलियों में। आप जानते हैं कि पसली कितनी होती हैं? जो हमारी पसली होती है वो 12 होती है, और इस केज के अंदर जो होती है आराम से हमारे लंग्स जो है सुरक्षित रहते हैं, ताकि जो है उस पर कोई धक्का खिंचाव ना आए। और उसके बाद भी इसके बीचों बीच में एक पिलुअल मेम्ब्रेन लगी होती है जिससे ये फ्रिक्शन को बचाती है, ताकि ये जो है आपस में फ्रिक्ट ना हो। ठीक है। तो इस एनाटॉमी में जो है सबसे ज़्यादा जो समझने की वो ये है कि जो हमारा जो मेन पैसेज है, पूरा रास्ता है, उसमें जो सबसे पहली चीज़ आएगी ज़रूरी वो नेसल कैविटी है। ठीक है। नेसल कैविटी का मतलब है नाक वाली जगह जहाँ से ऑक्सीजन एंटर करती है, और उसके बाद है
आपकी बकल कैविटी के बाद आपका फेरिक्स है। फेरिक्स के बाद नीचे जो है आपको दिखाई दे रहा होगा लैरिक्स दिखाई दे रहा होगा, और उसके जस्ट नीचे अगर हम बात करें तो ट्रैकिया है हमारे पास में, और उसके जस्ट नीचे बात करें तो हमारे पास ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड हो जाती है तो फिर क्या कहलाने लगती है, जब फर्दर डिवाइड हो जाती है तो ब्रोंक्यूल्स कहलाने लगती है, और ब्रोंक्यूल्स ही फर्दर डिवाइड हो जाती है आपकी एलोविली में और एलोवेलर सैक में। तो एलोविली और एलोवेलर सैक ही मेन वो हैं आपके ऑर्गन है जहाँ से ये सब होता है। एक बात और याद रखिए, इसके लिए प्रेशर भी बहुत रेस्पॉन्सिबल है। प्रेशर का मतलब हैगा कि जो है O2 का प्रेशर अगर कम होगा तो CO2 अंदर एंटर करेगी यानी बाहर एंटर करेगी, और O2 का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो CO2 जो होगी बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगी, और O2 जो होगी हमारी ये जो है आपके अंदर को आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखनी है, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहे कि किस तरीके से जो है हमने O2 का और CO2 का जो है रेस्पिरेशन समझा था। यहाँ पर एक और समझने की बात है कि जो लंग्स होते हैं वो आपकी किसके अंदर होते हैं, रिब्स के अंदर। रिब्स कितनी होती है, 12 पेयर रिब्स होती है। इसके बाद जो है ये इसके अंदर भी बिल्कुल फिट रहते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और लंग्स के बारे में एक और बात है, अगर लंग्स में कोई दिक्कत है तो उसकी खड़खड़ जैसी आवाज़ वहाँ पे आने लगती है, और वो खड़खड़ जैसी आवाज़ स्टेथोस्कोप से सुनकर डॉक्टर बताता है कि आपको निमोनिया या क्या समस्या है जिससे आपको जो है खांसी या कोई दूसरी दिक्कतें हो रही हैं। तो हमें ये इमेज से जो है अच्छे से समझना था। नसल कैविटी आपको दिखाई है, ओरल कैविटी, लैरिक्स दिखाया है, राइट लंग दिखाया है, उसके बाद लेफ्ट लंग दिखाया है, उसके बाद जो है प्रोफुलर मेम्ब्रेन दिखाया है, डायफ्राम भी आपको दिखाया है जहाँ से जो है उठ जाता है, जिससे जो है वहाँ पे सांस लेने में आसानी होती है। जब डायफ्राम जो हैगा बाहर निकालता है तो बिल्कुल क्या करता है, बिल्कुल जो है सिकुड़ जाता है, और उसके बाद जब बाहर से अंदर हवा लेता है तो इसके अलावा जो है वो फैल जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आपका डायफ्राम की जो फंक्शनिंग है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट लंग हो गया, और ये आपका जो हो गया लेफ्ट लंग हो गया, और जो येलो कलर से इन्होंने लाइन बनाई है ये आपका जो है सीने के अंदर पूरा का पूरा केज टाइप सिस्टम है जहाँ पर ये सारी ऑक्सीजन वगैरह स्टोर होती है, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये जो सेशन है एनाटॉमी का लगभग आपको समझ में आ गया होगा। फिजियोलॉजी का जो सेशन है वो और इसमें कराएंगे, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझता हूँ कि एनाटॉमी का जो पूरा सिस्टम है रेस्पिरेशन का वो समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लीजिए, पहले आपके नोज़ के बाद आपका बकल कैविटी में आपके पास फेरिक्स के बाद लैरिक्स में, और लैरिक्स के बाद ही आपका ट्रैकिया या ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। आगे और इमेज दिखाई है हमने, यहाँ पे देखिएगा नसल कैविटी है, फिर फेरिक्स है, फिर आपको नीचे दिखाई देगा लैरिक्स है, उसके बाद ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई को आप ब्रोंक्यूल्स और लंग्स में बांट सकते हैं। इस तरीके से यही आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यही आप जो है रेस्पायर करते हैं, जिसके ज़रिए मैंने पीछे भी बताया था फिर बता रहे हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको करिएगा, ठीक है। रेस्पिरेशन में जो मेन कंपोनेंट एरिया है वो लंग्स ही हैं आपका, इसके अलावा ट्रैकिया और ब्रोंकाई है, क्योंकि ब्रोंकाई वगैरह पे जब सूजन आ जाती है तो फिर बॉडी जो है अच्छे से काम नहीं करती और बॉडी को ऑक्सीजन देने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है लैरिक्स और आपका जो फेरिक्स ट्रैकिया ये भी ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट दूसरे पार्ट्स हैं या दूसरे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा। ब्रोंक्यूल्स कोई नई चीज़ नहीं है। जैसे तरीके से पेड़ होता है तो पेड़ का एक मोटा तना होता है, तो उस मोटे तने को क्या कहते हैं, हम ब्रोंकाई कह देंगे, और जो छोटी छोटी डालियाँ पतली पतली शाखाएँ हैं हम उनको कहते हैं आपका ब्रोंक्यूल्स या एलोवेली या एलोवेलर सैक। तो इसको याद रखिएगा। और यहीं से जो है गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है O2 एंटर हो जाती है और CO2 जो है बाहर आ जाती है। तो हमें ये फिगर यहाँ से इसलिए भी समझना ज़रूरी थी, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान में रखिएगा कि जो है हमेशा नसल कैविटी जो होती है वही यहाँ की हड्डी वगैरह बढ़ जाती है, तो साइनोसाइटिस वगैरह की डिसीज़ कहते हैं उसे, और उसमें जो है हड्डी बढ़ जाने से नाक के अंदर दिक्कत होती है, फिर छींके वगैरह ज़्यादा आती रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी यहाँ पे आपका लंग्स होना चाहिए सही से, लैरिक्स और फेरिक्स। और लंग्स क्या नुकसान देता है, लंग्स को नुकसान देता है निकोटिन। कौन नुकसान देता है, निकोटिन देता है, और निकोटिन हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम तंबाकू के रूप में, बीड़ी के रूप में निकोटिन खूब लेते हैं, जिससे हमें ये सारी समस्याएं
आती हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जवान बनाए रखने का एक ही सिस्टम है कि आप अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम को समय समय पे थोड़ा आराम दें और समय समय पर जो है आप उसका ख्याल रखें। तो ये एनाटमी थी और ये फिजियोलॉजी भी लगभग हो गई। आप समझ लीजिए 3 कैटेगरीज होती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है लेस रेस्पिरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो लेस रेस्पिरेशन होती है वो जो होती है उसके अंदर एक और चीज़ बनती है जिसे आप कहते हैं लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड जो है बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है जिससे हमें थकन महसूस होती है। आगे जो है नई किसी वीडियो में हम बताएंगे लैक्टिक एसिड के बारे में और जो है उसकी किस तरीके से वो काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे अभी O2 और आपका जो है CO2 वगैरह भी जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है O2 का प्रेशर होता है, CO2 का प्रेशर होता है। आगे हमने एक फिगर में और दिखाया है किस तरीके से जो है आपके लंग्स बने होते हैं। देखिए लंग्स का एक फ़ोटो दिख रहा है, आपको धीरे संभाल के देखिएगा, और इस तरह से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में बटी हुई है और ये आप जो है आसानी से देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऊपर से देखें तो देखे होगा नेसल चैम्बर है, नेसल कॉशाई है, नेसल कॉचलिया होता है, उसके बाद जो है नोज़ है, लैरिक्स है, उसके बाद फेरिक्स है ना, फिर ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, और ब्रोंक्यूल्स वगैरह के बाद जो है फिर लेफ्ट ट्रंक और राइट ट्रंक दिखाया गया है ताकि आप जो है सीधे सीधे समझ लो, एनाटमी को समझ ले। जब कैसी हवा एंटर करती है तो एंटर करती हुई कुछ हवा तो नाक के बाल ही रोक लेते हैं, यानी नाक के बाल का काम है कि वो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनको रोक लेना। उन पार्टिकल्स को रोकने के बाद छान के फिल्टर करके वो हवा किसे देते हैं, वो देते हैं आपका उसको बगल कैविटी को, बगल कैविटी देता है आगे जाके फेरिक्स को देता है लैरिक्स को, लैरिक्स देता है जो है आपके फेफड़ों को, और फेफड़ों को जो है किसके जरिए देता है कि ये देता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एलोवेली और एलोवेलर सैक के ज़रिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने यहाँ पे कराने की कोशिश की है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने जो है कई सारा सिस्टम के साथ आपको कराया, 3D इमेज के साथ भी आपको दिखाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब सबको अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपसे पूछे कोई कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का मतलब होता है हीम प्लस ग्लोबिन। हीम कहते हैं आयरन को और ग्लोबिन कहते हैं प्रोटीन को, यानी आयरन और प्रोटीन जब मिल जाएंगे तो उन्हें कहेंगे हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन की प्रोटीन आप कह सकते हैं। ये 14 से लेकर 16 तक लड़कों में होता है और 10 से लगभग 14 तक लड़कियों में होता है। तो इसको याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट अलीगढ़, AMU, JMI और CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़, अच्छे से अच्छे कंटेंट फ्री में उपलब्ध करा सके। ठीक है, और अगर कोई क्वायरीज़ हो किसी की तो वो हमें जो है इनबॉक्स में जो है मैसेज करे या फिर व्हाट्सअप करे, हम उसकी जो है इंक्वायरी का बिल्कुल जो है जवाब देंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं ये रेस्पिरेशन की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर इसमें कोई सुझाव किसी को देना हो तो हमें ज़रूर कमेंट में लिखें, और हम जो है आपका सुझाव हमारे लिए उत्साह बढ़ाएगा हमारा, और हम उसको जो है अच्छे से अपनी कमी को दूर कर पाएंगे जिस कमी को आपको महसूस हुई और जिससे समझने में आपको दिक्कत हुई। तो आप जो है हमें लिखिए ज़रूर। हमारी जो ईमेल आईडी है वो हमारे चैनल के अबाउट में पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से भी हमें जाके ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि किस तरह के सुझाव वो हमें देना चाहते हैं।